नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। दोस्तों सबसे पहले तो सॉरी बोलता हूँ क्योंकि पिछले 7-8 दिन से वीडियो नहीं डल पाई। इसका कारण यह है आप जानते हैं जो टेस्ट नंबर हमारा 8 था वो बीच में रुक गया था। तो जो टेक्निकल समस्या थी अब उसको दूर कर दिया गया है। बस ईश्वर का साथ और आपकी दुआएं रहें तो आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी। ये शुरू करते हैं देखते हैं अपने टेस्ट नंबर 9 का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है देखिए, किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? ऑप्शन ए है हास्य रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है वीर रस, ऑप्शन डी भक्ति रस। दोस्तों पिछले टेस्ट की तरह बताना चाहूंगा कि आप अपने पास एक रफ कॉपी रखें। मैं प्रश्न पढ़ता हूं और आप उसका आंसर लगा लें। फिर उसके बाद मैं जैसे ही आंसर बताऊंगा आप उसका सही आंसर देखें, आपका सही है या गलत, और बाद में आकलन करें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है। अधिपति का मतलब होता है दोस्तों राजा। तो इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जाता है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज यानी रसों का राजा। रसों का राजा। या इसी प्रश्न को दोस्तों ये इस तरह से भी पूछा जाता है कि किस रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है? राजा सर्वश्रेष्ठ होता आप जानते हैं। तो किस रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन बी श्रृंगार रस। यानी श्रृंगार रस को रसों का अधिपति यानी राजा यानी रसराज या रसों का राजा या सर्वश्रेष्ठ रस के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से ये भी बनता है वर्तनी से, यानी श्रृंगार की वर्तनी पूछता है। तो देखिए श्रृंगार की वर्तनी यही होती है। ऑप्शन ए में दोस्तों इस तरह से आपको देगा, यानी जो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है वो देगा शिरा और इसके नीचे री की मात्रा लगाकर इस तरह से श्रृंगार, जो गलत होता हमारे ये सही है। ठीक है, श्रृंगार इस तरह से, तो ये वर्तनी भी प्रश्न पूछा जाता। दूसरा प्रश्न है दोस्तों अलंकार से है देखिए, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। ऑप्शन है श्लेष अलंकार, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा। ठीक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर। देखिए कोई ऐसी पंक्ति आती है कि जिसमें दो या दो से अधिक एक से शब्द हों लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर यमक अलंकार होता। यहाँ पर देखिए पीर है और यहाँ पर भी पीर है। तो इस पंक्ति में यहाँ पर जो पीर है इसका अर्थ है दोस्तों देवता, और यहाँ पर जो ये पीर है दोस्तों इसका अर्थ है कष्ट या पीड़ा। आइए इसका अर्थ देखते हैं दोस्तों। कबीरा सोई पीर है, कबीरदास जी कहते हैं देखिए वही व्यक्ति देवता है यानी देवता के समान है। जे जाने पर पीर, तो यहाँ पर पीर का अर्थ है कष्ट या पीड़ा, जो दूसरों की पीड़ा या कष्ट को जानता है समझता है। यानी जो व्यक्ति दूसरों के कष्ट को पीड़ा को समझता है वह व्यक्ति का है देवता के समान है। जे पर पीर न जाने, जो दूसरों के कष्ट पीड़ा को नहीं जानता सो काफिर व पीर, वह काफिर है अर्थात वह बेपीर है यानी देवता नहीं है। तो यहाँ पर पीर शब्द दो बार आया है, इसके अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ पर देवता है पीर का अर्थ, तो यहाँ पर क्या है कष्ट और पीड़ा है। तो इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? देखिए अलंकार के दोस्तों तीन भेद होते हैं। अलंकार के तीन भेद कौन कौन से हैं? पहला देखिए शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार, अर्थालंकार। और तीसरा है दोस्तों उभयालंकार, उभयालंकार। ठीक। यानी शब्दों के माध्यम से चमत्कार, यहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार, और यहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार। तो वहां पर क्या होता देखिए, तो जहां पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार देखने को मिले शब्द अलंकार, जहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार देखने को मिले वहां पर अर्थ अलंकार, और जहां पर उभय यानी दोनों शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का मेल हो वहां पर उभय अलंकार होता है। तो अलंकार के तीन भेद होते हैं। यहाँ पर पूछा शब्द अलंकार कौन सा है, तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये जो है दोनों दोस्तों ऊपर के तीनों ये है अर्थालंकार, अर्थालंकार। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यमक अलंकार। जो यमक अलंकार है यह है शब्द अलंकार। इसके देखिए अनुप्रास अलंकार भी शब्द अलंकार होता, अनुप्रास और शिलेष अलंकार, इनको भी याद रख लेंगे शिलेष अलंकार। ठीक। यानी अनुप्रास, शिलेष और यमक ये क्या है शब्द अलंकार है, और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये अर्थ अलंकार है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी है 2। तो ये कर्म के आधार पर जब क्रिया के भेद पूछे तो इसका सही आंसर है 2, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक है दोस्तों सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। ऑप्शन से ही पता चला दोस्तों, जो डी है नमक, ये क्या है? हमारा संज्ञा है। संज्ञा। ये बाकी पथरीला, नमकीन, बर्फीला ये क्या है? विशेषण है। अगला प्रश्न है, दूसरों की बात में दखल देने का एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है उपकारी, ऑप्शन बी है दूरदर्शी, ऑप्शन सी हस्तक्षेप, ऑप्शन डी है अवसरवादी। देखिए, आप बातें करते हुए हो, बीच में कोई बोल पड़ा है तो आप कहते हैं क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, यानी क्यों दखल दे रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तक्षेप करना, यानी बीच में दखल अंदाजी करना। उपकारी होता है दोस्तों दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला, उपकार करने वाला। ठीक। दूरदर्शी होता है दूर तक देखने वाला, दूर तक देखने वाला। और जो अवसरवादी होता ये होता है, देखिए, अवसर को देखकर बदल जाने वाला, यानी जिधर अवसर उसे अच्छे लगे उधर को मुड़ जाने वाला। अवसर को देखकर बदल जाने वाला, बदल जाने वाला, इसको बोलते हैं हम अवसरवादी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है अल, ऑप्शन बी अल, यानी इस पर हलंत लगा हुआ, ल आधा है, ये ल यहाँ पर पूरा है, और ऑप्शन सी है अलन, ऑप्शन डी है अलम। देखिए, उपसर्ग जो होता है ये शब्द से पहले लगता है, यानी उपसर्ग प्लस शब्द इस तरह से आता है। और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है दोस्तों, शब्द प्लस प्रत्यय। तो ये भी बात याद रखेंगे, यानी उपसर्ग शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। अलंकार में जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन डी अलम, यानी अलम प्लस कार मिलकर बनता है अलंकार। ठीक। अलंकार। अलंकार तो होता है दोस्तों शोभा या सजावट, सजावट, और कार का मतलब होता है करने वाला, करने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस आयन, ना प्लस अन, नए प्लस अन, ऑप्शन डी है ने प्लस अन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ने प्लस अन, यानी यहाँ पर देखिए ए प्लस आ, ये मिलकर आई बन रहा, आई। तो इस कारण हो जाएगा ये ने प्लस अन नयन। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है भीष्म सानी। तो जो अंधेर नगरी है दोस्तों ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक। अंधेर नगरी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की जी की है। इनके अन्य नाटक देखें, देखिए अन्य नाटक कौन कौन से हैं। तो एक है देखिए भारत जननी, जो पूछा जाता है भारत जननी। एक है इनका दोस्तों भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। एक है रत्नावली, रत्नावली। ये इनके प्रमुख नाटक हैं जो पूछे जाते हैं, यानी भारत जननी, भारत दुर्दशा और रत्नावली, और अंधेर नगरी हमने यहाँ पर देख लिया। अगला प्रश्न है देखिए, गोदान के रचनाकार कौन है? स्टार लगा लें, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ये। कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या किशनलाल शर्मा। तो गोदान के जो रचनाकार हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी, यानी मुंशी प्रेमचंद का क्या है? उपन्यास है ये। तो इनके मुंशी प्रेमचंद के अन्य उपन्यास देखें, देखिए उपन्यास। एक है दोस्तों गोदान जो पूछा जाता है, एक है गबन जो कई बार पूछा गया है, और एक है देखिए सेवा सदन। ये सारे इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। सेवा सदन, गबन हो गया, सेवा सदन हो गया। एक कर्मभूमि,
कर्मभूमि, एक है रंगभूमि, एक याद रखेंगे दोस्तों मंगल सूत्र। इसको अलग लिखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, मंगल सूत्र। इसके ब्रैकेट में लिख लेंगे दोस्तों, जो मंगल सूत्र है ये मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है, यानी अधूरा उपन्यास है। सही है, प्रेमचंद जी का, प्रेमचंद जी का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास। इनकी कहानी लिख लेंगे दोस्तों, कहानी पूछता है इनकी कहानी। तो देखिए इनकी कहानियों में है, एक है प्रेम पच्चीसी, पूछी जाती है प्रेम पच्चीसी किसकी है, तो प्रेम पच्चीसी है। एक है लाल फीता, लाल फीता, ये भी इनकी कहानी इंपॉर्टेंट है। सही है, प्रेम पच्चीसी हो गई और लाल फीता हो गई। एक है बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। ईदगाह भी इनकी प्रमुख कहानी है, ईदगाह, ईदगाह। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।